अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर हमारा रहेगा जी 6 है, यूनिट 17 का कम्बिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ को पढ़ेंगे और इसके साथ अगले वाले टॉपिक्स को भी हम शामिल करने वाले हैं इसी के अंदर। ये हमारा तकरीबन लास्ट लेक्चर रहेगा, उसके हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। और उसके बाद जो टॉपिक्स है कुछ हाउस होल्ड सर्किट्स वगैरह हैं, तो ये आपके फार्मेटिव है, तो हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, उसमें भी बहुत सारे फार्मेटिव है। तो जब फार्मेटिव का लफ्ज़ सुनते हो तो आपको खुशी मिलती है। तो बात यहीं से शुरू कर लेते हैं, सोर्सेस ऑफ ईएमएफ को कैसे कंबाइन करते हैं। वैसे कंबाइन करने का तरीका डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब क्या सर, जैसे बुक में दिया ऐसा नहीं है क्या? जी, ऐसा होता है, लेकिन तब के केस में होता है जब बहुत ही सिंपलेस्ट केस हो। अदरवाइज कम्बिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ को इतना सिंपल करके नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन आपके उधर में एक्सेप्शनल केस है, बहुत स्पेशल केस रखा हुआ है, तो हम उसी स्पेशल केस को ही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको जो एक आम तौर पर एक जनरल फार्मूला होता है उसका भी आइडिया आपको दे जाऊंगा। तो बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। बेसिकली सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होता है? बैटरी और सेल। बैटरीज और सेल जो होती है ना, सेल्स एंड बैटरीज, जितनी भी बैटरी है या सेल्स है, ये आपके पास कलेक्टिवली क्या है? ये सोर्स ऑफ ईएमएफ कहलाते हैं। सोर्स ऑफ ईएमएफ का रहता है। अगर ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है तो बात साथ में ये भी याद रख लें कि इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन बी कंबाइंड इन सीरीज एंड पैरेलल। इनको हम पैरेलल में और सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं। कैन बी कंबाइन इन पैरेलल, यानी इनको पैरेलल में और सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं। भाई इससे पहले आपने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर वगैरह पढ़ लिए होंगे, तो उसी तरह की है एक चीज़ है, यहाँ पे भी ईएमएफ को भी इसी तरह कंबाइन करते हैं। लेकिन जाते जाते बता दूँ, ईएमएफ के अंदर हमारे पास जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है उसका सर्किट सिंबल क्या होता है। जैसे सेल और बैटरी तो आपने देखा ही होगा, लेकिन ये जो एक्चुअल में आप देखते हो वो उसी तरह का हम नहीं बनाते सर्किट्स के अंदर। तो सर्किट सिंबल जैसे रजिस्टर के लिए ये होता है, और मैंने आपको दिखाया था रजिस्टर इस तरह का नहीं होता। सर्किट सिंबल है भाई, सर्किट के अंदर कहीं पे रेजिस्टर आ रहा होता है तो हम ये इसी तरह का बनाते हैं। उसके बाद ये वेरिएबल रेजिस्टर के लिए और सिंबल्स थे, हमने वो भी देखा था इसी चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे इसी तरह जो इसको कहते हैं सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल क्या होता है? जो सर्किट के अंदर जब आप बनाओगे तो ही यही सिंबल लगाओगे, अदरवाइज जो बाहर इस तरह का दिखता नहीं है, जो सर्किट के अंदर ही सिर्फ इसी तरह का होता है। इसके अलावा अगर इसी तरह जो ईएमएफ है उसके लिए आप सर्किट सिंबल देखते हो तो एक सेल के लिए अलग रहता है, एक बैटरी के लिए अलग रहता है। ये मान लीजिए सेल के लिए है, कम्बिनेशन ऑफ सेल है। अगर बैटरी बनाते हो तो इस तरह के सेल दो तीन बना लेंगे, तो ये हमारे पास ये क्या बना लेते हैं, ये हमारे पास बैटरी हो गई। तो बेसिकली ये ऊपर वाला सर्किट सिंबल ये भी है, ये भी है। ये सर्किट सिंबल किसके लिए है? सेल्स के लिए है। और ये किसके लिए है? बैटरी के लिए है। तो बैटरी और सेल एक नहीं होता क्या? नहीं, दो या दो से ज्यादा सेल मिलके बैटरी बनाते हैं। यानी बैटरी इज द वर्ड कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स ही बैटरी कहलाता है। तो हम यहाँ पे पहली चीज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? कम्बिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। यानी सोर्स ऑफ ईएमएफ को अगर सीरीज में कंबाइन करना है, सीरीज में जोड़ना है, तो हम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल रूल है। इस रूल के मुताबिक ही हम इनकी जो डेफिनेशन कह लें या इसके लिए जो बात है वो हम रखेंगे। कैसे? आमतौर देखो, सेल के अंदर या बैटरी के अंदर, आपकी बुक में सेल को ही कंबाइन किया हुआ है, ठीक है, तो हम उसी को ही लेते हैं। बैटरी को भी कर सकते हैं, किसी का दिल करता है बैटरी कर लो तो बैटरी कंबाइन कर लो। खैर हम सेल को ही कंबाइन करने वाले हैं। तो आमतौर पर क्या होता है कि अगर हमारे पास ये एक सेल है, मान लें एक सेल है, तो सेल का क्या रहेगा? एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। जैसे मैं यहाँ सेल बना लेता हूँ, ये लो। अब इस सेल में ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाले को क्या कहेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल, और माइनस वाले को क्या कहेंगे? नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब ये दो टर्मिनल होते हैं, तो आमतौर पर यही बात होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का रोल तो होगा ही होगा। इसी के हिसाब से हम कह देते हैं, अगर हमारे पास कोई एक कम्बिनेशन ऑफ सेल्स कर रहे हैं तो क्या होगा? एक सेल आएगा इस तरह, मान लीजिए ये सेल है, इसके साथ ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, फिर नेगेटिव टर्मिनल हुआ, फिर आगे चल के ये आपके पास फिर से क्या हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, फिर नेगेटिव टर्मिनल हुआ, फिर आगे चल के ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो? ध्यान से सुनना। आप एक टर्मिनल ले रहे हो, एक ये टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल ये है बी। तो अब इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपने कितने सेल्स कनेक्ट किए हुए हैं? अगर गौर से देखें तो एक है पॉजिटिव टर्मिनल, एक है नेगेटिव टर्मिनल। बिल्कुल सही, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, फिर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। तो आप पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हो। सुनो, हो क्या रहा है? या नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कर रहे हो। आमतौर पर एक सेल का या एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये वाला, ये छोटा वाला डंडा, बड़ा वाला डंडा क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला डंडा क्या है?
नेगेटिव टर्मिनल डंडा करके समझो, ये दो डंडे लगा के शो करते हैं किस चीज़ को, सेल या बैटरी को। ये छोटा वाला डंडा है, ये आपके पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ये बड़ा डंडा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। फिर छोटा डंडा बड़ा डंडा, छोटा डंडा बड़ा डंडा, छोटा डंडा बड़ा डंडे के साथ कनेक्ट हो रहा है, फिर छोटा डंडा बड़े डंडे के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे याद करने के लिए अगर टर्मिनल बोलना थोड़ा उस तरह लगता है, मुश्किल वर्ड लगता है, तो आप बोलोगे एक छोटे डंडे को बड़े डंडे के साथ जोड़ दिया जाता है। बैटरी का छोटा डंडा बड़े डंडे के साथ कनेक्ट होता है, फिर बैटरी का छोटा डंडा बड़े डंडे के साथ कनेक्ट होता है। तो सर इसको कैसे बोलेंगे, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसी कॉम्बिनेशन होती है जिसमें छोटे डंडे को बड़े डंडे से कनेक्ट करते हैं और सो ऑन कर देते हैं, मतलब करते जाते हैं। सो ऑन का मतलब क्या है, करते जाते हैं। जब हम एक सेल के छोटे डंडे को बड़े डंडे के साथ कनेक्ट करें, फिर अगले सेल को उसके अगले सेल के छोटे डंडे को इस सेल के फर्स्ट सेल के छोटे डंडे को सेकंड सेल के बड़े डंडे से कनेक्ट किया, फिर सेकंड सेल के छोटे डंडे को अगले सेल के बड़े डंडे से कनेक्ट किया, और सो ऑन करते जाए ऐसा, और ऐसे करते जाए। तो इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। सेल इज द बेसिकली सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ बात कर ली है। तो अब देखो छोटे डंडे बड़े डंडे की कहानी छोड़ दो। छोटे डंडे इज द नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा डंडे इज द पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम कह सकते हैं द सेल यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होगी, व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, ठीक है, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, फर्स्ट ना बोलो, वन ही बोल दो, when the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of second cell and so on बोल के मैं छोड़ दूंगा क्योंकि ऐसे करते जा सकते हैं, and so on, then such type of combination is called what, series combination। तो ये बात मैंने बता दी, इसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हो, ठीक है जी। ये क्या कर देते हैं, लिख दूं, वैसे नोट्स में ये चीज़ें मैंने लिखी हुई है अच्छे करके आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों ने सुना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इस बात को अपने उसमें लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, सर लिखवाई दे, चलो लिखवा देता हूँ। तो when the negative terminal of source of EMF, भाई source of EMF बोलेंगे क्योंकि यहाँ बैटरी भी हो सकती है। when the negative terminal of source of EMF, source of one cell यानी one cell या one EMF, source of one EMF, बस यहाँ से लिखो, when the negative terminal of source of EMF connected with positive terminal of positive terminal, भाई positive terminal पोजीशन नहीं है, positive terminal of second, positive terminal of another cell। नहीं तो आप देखो when the negative terminal of a cell बोलो, of a source of अब बोलने से मतलब फर्स्ट हो गया, ठीक है, of a source of EMF connected with positive terminal of another cell and so on, then such type of combination is called what, series combination of cell। तो लिख लिया। देखो अब यह हमारे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है तो इसकी ईएमएफ E1 कहेंगे, ये सेकंड सोर्स ऑफ ईएमएफ तो इसका ईएमएफ E2 कहेंगे, ये थर्ड है तो इसका ईएमएफ E3 कहेंगे। अब इन तीनों का अगर कंबाइन करना है तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ, यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ मतलब सबका टोटल ईएमएफ कितना होगा बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो टोटल ईएमएफ के लिए इन तीनों के लिए ये हमारे पास एक तरीका है कि हम इन तीनों को ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखते वक्त क्या करते हैं, वैसे जो मैं लिखवा रहा हूँ वो इस तरह है, उसके अलावा भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर, उसके अलावा ये मैं जनरल लिखवा रहा हूँ, यानी कि ईएमएफ फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट ईएमएफ माइनस आई R1, ये सारे सीरीज में है कि नहीं, सीरीज में। अगर हम इधर से करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट सेम होगा, इसलिए मैं फर्स्ट वाले का जो ईएमएफ होगा E1 है और सेकंड वाले का ईएमएफ E2 है, तो ये मैं प्लस करूंगा डायरेक्ट, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे करते जाएंगे। तो ये तीनों के लिए जो ईएमएफ है वो सम कर देंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आपके पास स्पेशल केस है हमारी बुक में। भाई असल में जो सेल होता है या बैटरी होती है, ये फर्स्ट ईयर में जाके आप पढ़ेंगे, उसकी खुद की अंदर भी रेजिस्टेंस होती है। ये क्या बात है सर, यस, क्योंकि सेल कैसा होता है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। अब वो सेल एक डब्बा होता है, हाँ डब्बा होता है, डब्बे के अंदर क्या होता है, ये आपने गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये पढ़े हुए ना, वही तो है ये सेल। केमिस्ट्री वाला कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे क्या है जी, कोई सेल है, हाँ सर है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है।
अब होता क्या है, यहाँ पे इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होती है। कैसे रेजिस्टेंस होती है, मान लो इसको बाहर कनेक्ट किया मैं, क्योंकि यहाँ से जब चार्जेस आते हैं तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाने के लिए चार्जेस को फील्ड का, यानी चार्जेस को मतलब ये है कि अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, यानी मूव नहीं कर पाते हैं। कैसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ एक फील्ड बनेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब पॉजिटिव टर्मिनल से आप करंट निकालते हो ना भाई, किसी किसी को ऐसे बोलेंगे ये क्या समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रही है भाई, इन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने पहले पिछला लेक्चर देखा है, जिनमें मैंने ये चीज़ कन्वेंशनल करंट, शायद इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ाते वक्त मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, तो खैर समझ आ रही तो ठीक है, नहीं है तो ये जाने दो, ऐसी वो नहीं है। बस आपने ये बात रखनी है कि सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, किस वजह से होती है, क्योंकि जहाँ से अब पॉजिटिव टर्मिनल निकलता है, मतलब यहाँ से जो करंट हम निकालते हैं ये कन्वेंशनल करंट होता है। हाँ सर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना इस कन्वेंशनल करंट के अपोजिट आ रहे होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। सर ऐसे क्यों आ रहे होते हैं, ओ भाई मैंने वहाँ पे बात की थी, वहाँ पे बात की थी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके ऐसे जाना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने तो आना है इस तरह जाते रहना है इलेक्ट्रॉन ने। हाँ सर जाना है, क्यों सर, जिस तरह करंट जा रहा है उस तरफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बना रहे आप, नहीं उस तरफ नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन। आप क्या चाहते हो, करंट ऐसे जा रहे हैं ना, करंट आपके हिसाब से ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे जाना चाहिए। नहीं, ये जो हम करंट बनाते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से बनाते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस जा रहे होते हैं, या कह लें यानी ये एक एटम का जो पॉजिटिव कोर होता है, छोड़ो इस बात को भाई, ये बोलो कन्वेंशनल करंट जाता है। ठीक है, तो इसके अपोजिट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन की ये टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाना पसंद करता है। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कोई पीछे कौन बना रहा होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, इसी वजह से ये अट्रैक्ट होना चाहेगा। अब अट्रैक्ट नहीं भाई, हुसूलन तो अट्रैक्ट होता है। अब मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन को बोल दूं भाई तू उधर चला जा, ये कहेगा नहीं, यही मुझे पीछे ये खींच रहा है, मैं क्यों जाऊँ ऐसे, मैं ऐसे क्यों जाऊँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी यही सीन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है और इलेक्ट्रॉन भी इसी तरफ लेके जा रहे हैं। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर थी तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आना पसंद करता था, उधर जाना इसके लिए मौत है, जा नहीं सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि अंदर कोई ना कोई इसको फेस करना पड़ रहा है मूव करने के लिए अंदर सेल के अंदर, तो उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है किसी भी सेल के अंदर। तो अगर हमारे बुक में ये फार्मूला दिया है तो ठीक दिया है, लेकिन ये फार्मूला एक्चुअल फार्मूला नहीं है मेरे बच्चों, ये फार्मूला आपके पास एक्सेप्शनल केस है, यानी कि सिंपलेस्ट केस है, जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया है। और इंटरनल रेजिस्टेंस तब निगलेक्ट कर सकते हैं जब सारे सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखते हैं, मतलब इस सेल की रेजिस्टेंस R1 होगी, स्मॉल R1 होगी, इस सेल की रेजिस्टेंस स्मॉल R2 होगी, इस सेल की रेजिस्टेंस स्मॉल R3 होगी। ये चीज़ समझो, अगले वाले में भी ये बहुत यूनिक बनेगा आपके लिए, यानी स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R3 होगी, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ये बातें हैं। अब सब सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका करंट सेम ही होगा। ठीक है, करंट क्या होगा, सेम होगा। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करें तो हमारा फार्मूला ये नहीं होता, हमारा फार्मूला फिर कुछ और बनता है। क्या बनता है सर, वो लिख दें। देखो वैसे आपके यहां तक है, वो फार्मूला बनता है E1 माइनस IR1। अब मत पूछना ये कैसे आया, बस आया। ठीक है, ऐसे साथ में लिखते हैं, क्योंकि जो EMF से उसके अपोजिट है, क्योंकि अपोजिट है रहा है तो इसलिए माइनस करना होगा। जैसे आप कहते हो ना, दो फोर्सेस ब्लॉक के ऊपर लगती है, सुनो, एक फोर्स इधर F1 है, एक फोर्स F2 है। एक फोर्स किधर है, इधर F1 है, इधर F2 है। तो मान ले F2 बड़ी फोर्स है, तो नेट फोर्स आप कैसे निकालते हो, F2 माइनस F1। भाई F1 को माइनस क्यों किया, क्योंकि ये फोर्स रोकना चाहेगी, इसको मैं इधर खींच रहा हूँ तो ये रोकने वाली है, ये अपोजिशन वाली चीज़ है ना, ये रुकावट डालने वाली है। तो रुकावट डालने वाली फोर्स ये, मैं इधर खींचना चाह रहा हूँ, इधर खींचना चाह रहा हूँ, इसलिए ये रुकावट डालती है तो माइनस कर दूंगा ना मैं इसको। सेम इसी तरह ये EMF के अंदर ये IR बेसिकली IR क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। तो ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ तो कुछ एनर्जी भी खा लेता है। ठीक है जी, तो ये IR मतलब ओम लॉ है, यानी ये भी एक EMF ही होता है। तो EMF ही है ये एक तरह से, और वो EMF इस वाले EMF जो सेल का EMF है उसको कम करना चाह रहा है, इसलिए हम माइनस कर देते हैं। चल बाकी चलो अगले के लिए क्या होगा, E2 माइनस IR2 होगा मेरा दोस्त। किसी को समझ आई तो ठीक है, नहीं तो यहां तक भी कर सकते हो। प्लस नहीं तो ये बात रिपीट करके देखो, आपको समझ आएगी। प्लस E3
माइनस IR3 होगी दोस्त। तो ये हमारे पास असल फार्मूला है किस चीज़ का, EMF का ऐड करने का। लेकिन ये फार्मूला ये कैसे बन जाता है, इस बात को मैं समझाऊंगा। ये तब बन जाता है जब सबकी रेजिस्टेंस सेम हो। भाई इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस सब एक जैसे सेल हो, सब एक जैसे सेल हो, यानी कि सेल ऐसे सेल हो जिनकी सबके अंदर की रेजिस्टेंस सेम हो रही हो, तो हम इनको ये सब कैंसिल हो जाता है। अब कैसे होता है छोड़ दो इस बात को। तो इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला ये वाला है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला हमारे बुक में एक्सेप्शनल केस है, तो इसलिए हम एक्सेप्शनल ही पढ़ते हैं, इजी पढ़ते हैं, तो मुश्किल की तरफ हम जाते ही नहीं हैं, ठीक है। हम पाकिस्तानियों की ये आदत है, हम आसानियाँ ढूंढते हैं। अब देखिए हम बच्चों को ये कह रहे होते हैं, बच्चों तुम लोग पढ़ो, तो हमारे खुद जो है ना बुक्स, टेक्स्ट बुक्स हैं, उन्हीं के अंदर ये चीज़ें बहुत आसान रखी है, क्योंकि हमारे माइंडसेट के मुताबिक रखी है। तो कम से कम इन चीज़ों को अपडेट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। ऐसे ले जाएं, थोड़ा मुश्किल बना दें, अच्छा है, ताकि उसमें एक फील के साथ पढ़ा जाए। ऊपर ऊपर से जो मीठा मीठा है वो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गहरी चीज़ है उसको हम इग्नोर करते हुए पढ़ते हैं। स्पेशली फिजिक्स के अंदर भी तो हो रहा है, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता होगा। लेकिन कहना यह है कि हमारे पास बहुत इस तरह की चीज़ें हैं, तो हम इसीलिए पढ़ाई को थोड़ा हम फिर भी हमें नहीं उस तरह बच्चे हमारे परफॉर्म करके देते हैं जिस तरह का हमारे बुक्स में रखा हुआ है। तो बहुत सिंपल चीज़ें रखी हुई है, फिर भी हम नहीं कर पाते। सर छोड़ें लेक्चर को, अभी आप आगे पढ़ा। चल जी आ जाओ। हमको तुम्ही से मोहब्बत हुई है, तो तुम्हारी ये निशा। अच्छा छोड़ सर, गाने गा रहे सुबह सुबह। देखो मैं पहले एनर्जी नहीं होती थी ना, बच्चों ने कहा सर एनर्जी ख़त्म हो गई आपके अंदर। तो मैंने कहा मैं इसलिए एनर्जी, क्योंकि मैं रात को शूट कर रहा था, क्योंकि रात को शूट करने का मकसद ये है कि हम दिन को थके होते हैं पढ़ा के, तो फिर रात के वक्त एनर्जी उतनी नहीं रहती थी। अभी मैंने कहा सुबह शूट करूँगा, तो सुबह के टाइम तो एनर्जी भर कूट के होगी, इसलिए मैं उछल के पढ़ाऊँगा तुम लोगों को। तो यहाँ पे ये 3 रजिस्टर्स के लिए, अगर फॉर मेनी रजिस्टर्स हो, एन टाइम ऑफ रजिस्टर्स हो, मतलब एन टाइम मतलब बहुत सारे रजिस्टर कनेक्टेड हो। फॉर एन रजिस्टर नहीं भाई, सेल्स है, एन नंबर ऑफ सेल्स हो, तो इनके लिए सिंपल आगे एन तक चले जाएंगे। तो ये फार्मूला हमारे बनेगा E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN होगा। अगर मान ले 3 के बजाय 4 हो तो भी प्लस करते ही जाओ। तो हमारे पास ये थी सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ EMF, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा था, लेकिन आप लोगों को पढ़ा दिया। आ जाओ, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ EMF नहीं, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ EMF सोर्स। अब नेक्स्ट है जी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, उछलेंगे कूदेंगे, सी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ EMF सोर्सेस तुझ में डूबा रहे। अच्छा आ जाओ, अब क्या है इसकी एग्जांपल बुक में आपके दी हुई है, एक एग्जांपल वो मैं ले लेता हूं। अगर मान ले इस तरह के सेल्स हैं, ये 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है। बोलता है इक्विवेलेंट पोटेंशियल बताओ, इक्विवेलेंट EMF, टोटल EMF क्या होगा, 5 ढाई कितना होगा, 3 और 3, हाँ ना जी, 1 2 3 4.5 है, चेक करो भाई यही होगा। अच्छा ठीक है 4.5 होगा ना, सबको प्लस ही तो करेंगे। देखो ऐसे होगा E इक्विवेलेंट इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो इस तरह ये 4.5 वोल्ट आएगा। चलो अब नेक्स्ट जाते हैं, इक्विवेलेंट व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये बात हमने कैसे सीखी थी, हमने ऐसी सीखी थी छोटा डंडा बड़े डंडे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे ये है छोटा डंडा मीन्स नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा डंडा मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखें, अब इसमें अपोजिट है भाई, कैसे अपोजिट है सर, मान ले बड़ा डंडा ये छोटा डंडा। अब हो क्या रहा है इस केस में ये हो रहा है कि यहाँ पे जो बड़ा डंडा है और छोटा डंडा है, चाहे बड़ा डंडा हो चाहे छोटा डंडा हो, डिंडा रे डिंडा रे डिंडा डिंडा रे डिंडा रे डिंडा डिंडा डिंडा, हाँ चुप। आगे जो भी है हमने वो नहीं लगाना, सिर्फ हमने कम्बिनेशन देखनी है दो टर्मिनल्स के अक्रॉस। मान ले ये सब एक पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जल्दी आ रहा है कोई बाद में आ रहा है, ये A टर्मिनल है ये B टर्मिनल। अब सुनो, आपकी बुक में शायद उस तरह के डब्बे शब्बे बनाए हुए, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, डब्बे शब्बों को बोलो, प्लस माइनस बड़ा डंडा छोटा डंडा बड़ा छोटा। अब बड़े डंडे सारे एक पॉइंट से कनेक्ट हो, ऐसी कॉम्बिनेशन सेल्स की जिसमें सारे बड़े डंडे एक पॉइंट से कनेक्टेड हो
और उन्हीं सेल्स के सारे छोटे डंडे एक पॉइंट से कनेक्ट हो, तो उस तरीके की कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन। व्हेन all positive terminals of a cells, सेल नहीं है, cells, when all positive terminal of a cells या source of EMFs are connected to one point and all their negative terminals are connected with another point, ठीक है, one common point, ये लिख दो, when all positive terminal of a cell are connected to one common point and all negative terminal of cells are connected to another point, then such combination is called what, पैरेलल combination of source of EMF। इजी है, एकदम इजी है। तो अब यहाँ पे मान ले हमने कहा कि इसी तरह जिस तरह वहाँ था इसी तरह यहाँ पे E1 है, ये E2 है, ये E3 है, इन तीनों की जो पोटेंशियल होगा उसे E इक्विवेलेंट कहेंगे। अब इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या होगा, E इक्विवेलेंट वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ये तीन के लिए है। लेकिन मैंने कहा फिर से ये साधक कैसे आपका ये तब के लिए अप्लाई है जब इंटरनल रेजिस्टेंस सबकी सेम हो तो ही अप्लाई है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेम नहीं होती है तो ये चीज़ बेकार हो जाती है। चल, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, अगर ना हो तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह का फार्मूला तुम्हें मैं लिखा लेता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। अब कैसे आया मत पूछना, ये बात लंबी कहानी है, वैसे उसमें जाएंगे तो हमारा लेक्चर उसमें चला जाएगा। तो ये सब R1 R2 R3 सब के सब सेम हो जाए, यानी 1 हो जाए। यहाँ पे ये कैसे कि सब के सब 1 हो जाए, नीचे 1 आ गया तो फिर वही वाली चीज़ ऊपर वाली बनेगी ना, तो इसीलिए ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों ये चीज़ें आपने, है आसान सा टॉपिक है, इसको मुश्किल करके मत समझे, इसको आसानी में लेके समझे, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है यार, इसमें है क्या, सारे केसेस सिंपल ही तो रखे हैं हमारे लिए, सिंपल केसेस इतने इंतहाई सिंपल रखे हैं जिसकी हद ही नहीं। इसको भी आप ना पढ़ो तो फिर आपको डूब मरना चाहिए सच में। मतलब आप ऐसा मत देखो, चीज़ें बहुत सिंपल है, इनको समझते हुए जाएंगे ना तकलीफ नहीं देगी फिजिक्स, वरना आप ये दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह रट्टे मार दो। शायद दूसरे सब्जेक्ट में भी समझना होता है, ये बात नहीं है, लेकिन इसमें आपने समझते हुए और फीलिंग के साथ पढ़नी है। फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं पढ़ रहे हो, मतलब फिजिक्स का सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसमें, तो इसका मतलब है आप या तो आप ये है कि आपके टीचर्स के अंदर फॉल्ट होगा, या तो आपके मतलब ये है कि खुद के अंदर इंटरेस्ट की कमी होगी। तो ये चीज़ आपके अंदर इंटरेस्ट थोड़ा पैदा करके देख लो, इधर उधर देख लो, कहीं से अच्छा आपको पढ़ने को मिले वहाँ से पढ़ लो। हम ये नहीं कहते हमसे ही पढ़ो, यहीं पे जहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिले, अच्छा आपको समझ आ रही हो, उस जगह से आप पढ़ें, उस जगह से आप सीखें, और सीखते हुए चीज़ों को करेंगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं देगा, कोई सब्जेक्ट आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो समझते हुए आप जाएं, किसी भी सब्जेक्ट को अपने ऊपर बोझ मत बनाने दें, और उस सब्जेक्ट को जब उसका बेसिक से उठाएंगे, उसके अंदर जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सब्जेक्ट की, उन चीज़ों को आप अपनी तगड़ी बना दें, ग्रिप बना लें। उसके बाद बाकी चीज़ें आपको सब्जेक्ट खुद ब खुद आपकी तरफ खींचता हुआ आएगा कि भाई ये भी समझ लो, ये भी समझ लो, ये भी समझ लो। तो सब्जेक्ट खुद कहेगा ये चीज़ कि अभी आप समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आपने पढ़ाई करनी है बच्चों। तो चले आगे जाते हैं। तो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ EMF सोर्सेस। चलीता तू भी चले तो मैं भी चले। तो भाई अगला टॉपिक रट्टे वाला है। सर अभी तो कह रहे थे रट्टे वाला मैं उसकी स्लाइड बनाऊंगा। भाई स्लाइड मतलब मैं याद नहीं कर सकता, लेकिन आपका पेपर है तो बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें याद करके जानी पड़ती है, लेकिन वो इतनी खास नहीं है आपके लिए, आप छोड़ भी सकते हो। अगला टॉपिक मैं पढ़ाने को पढ़ा दूंगा। जिस बच्चे को ये लगता है मैं ये चीज़ याद कर सकता हूँ, भाई एक जनरल सी चीज़ें हैं वो भी आपको समझा दूंगा तो चुटकियों में याद हो ही जाएगा। तो ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। एक स्लाइड बनाऊंगा, खाने वाली स्लाइड नहीं, वो बचपन में जो आप खाते थे स्लाइड खाते थे वो स्लाइड नहीं, दूसरी स्लाइड है। तो चलिए जी बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है। तो ये बहुत इजी है, ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ऐसे रट्टे वाली चीज़ें खैर नहीं कह सकते, तो जनरल चीज़ें हैं जो आपको याद भी हो सकती है। देखें, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स यूजेस। इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच कैन बी यूज इन मैनी वेज। तो कुछ 6-7 तरीके आपके बुक में दिए हैं, उन्हीं तरीक़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे। जैसे आ जाओ, हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग में क्या होता है, इन हीटिंग प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में। जैसे आप इलेक्ट्रिकल हीटर देखे होंगे, फिर इस तरह इलेक्ट्रिकल स्टोव्स देखे होंगे, ठीक है, बिजली के जहाँ पे चाय वगैरह बनाई जाती है, जहाँ गर्म किया जाता है। तो ये हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स या हीटिंग में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमें वार्म करती है, गर्म रखती है।
और एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल हीटर और स्टोव्स वगैरह। इलेक्ट्रिकल स्टोव भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स भी होते हैं। नेक्स्ट बात आती है लाइटनिंग की। लाइटनिंग के अंदर क्या होता है, लाइट जो है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है। तो यही बात लिखी, इन लाइटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू लाइट। इसके एग्जांपल क्या आते हैं, लाइट बल्ब्स आते हैं और इसमें स्ट्रीट लाइट्स आती है। ये ऐसा आपकी बुक में लिखी हुई है, बीच में मैंने उसमें से चीज़ें उठा के लिखी है, तो मेन पॉइंट ही लिखेंगे, बाकी ऐसे रट्टे लगाने के नहीं बैठने। तो यही इसी को आप सेंटेंस बनाएं कि यहाँ पे लिख रहे हैं लाइट बल्ब्स आल्सो कन्वर्ट लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। इस तरह की कहानी आप डाल सकते हो। पावरिंग मोटर्स, जैसे मोटर्स होते हैं आपके अंदर, ये आपके अंदर नहीं होते मोटर जो है ना, ये आमतौर पर पंखे में होते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर होते हैं। जितने भी इस तरह के हमारे मोटर्स होते हैं घरों में, तो उनको हम पावरिंग मोटर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मोशन में लेके आते हैं। जैसे पंखा है, पंखे को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो वो मोशन में आ जाता है, मतलब रोटेट करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। पंखा जो घूम रहा होता है ना, वो ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मोशन में भी ले सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे बास दफ़ा आपने सुना होगा इलेक्ट्रिकल बस होती है। इलेक्ट्रिकल बस क्या होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए बस को मोशन करवाती है, यानी बस को चलाती है। चलाना क्या हुआ, मोशन करवाना हुआ ना। तो बस को चलाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लगती है। तो चलने को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोशन में भी ला सकती है किसी भी चीज़ को। तो कहता है इन पावरिंग मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मोशन। मैंने मोशन लिखा है तो इससे समझ जाना विल कन्वर्ट इनटू मोशन। आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करके अपने पास लिख लेने। तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बार बार बोल रहे हैं सर, चलो एक दफ़ा बोलना चाहिए। वॉशिंग मशीन, फैन, इन सब में आपके पास क्या आती है, मोटर्स होती है। इसी वजह से वो वॉशिंग मशीन के अंदर जो टायर सा होता है वो घूम रहा होता है, क्योंकि उसमें वॉशिंग मशीन मोटर होती है। फैन के अंदर भी मोटर होती है। इस तरह कन्वेयर बेल्ट्स आपने फैक्ट्रियों वगैरह में देखा होगा। अगर कोई कार्टन होता है या कोई चीज़ होती है या दवाई होती है या कोई भी बॉटल होती है, जो मशीन के अंदर एक पट्टे के ऊपर रखा जाता है, यानी एक कह लें एक बेल्ट के ऊपर रखा जाता है, तो वो खुद ब खुद आगे चल के जाती है। ठीक है, तो आगे इस तरह मूव करती हुई जाएगी। तो आप इसको कह देते हो कि कन्वेयर बेल्ट। उसमें भी मोटर लगती है, तो वो मोटर बिजली की मोटर लगती है, वो मोटर इनको मोशन करवाती है। इलेक्ट्रिकल कार्स या इलेक्ट्रिकल बस आपने सुना होगा, इनके अंदर भी ये चीज़ होती है जो मोशन में लेके आती है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बैटरी चार्जिंग, अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में आप चार्ज करते हो, उसके अंदर बैटरी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं, मोबाइल आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कंप्यूटर आपका लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इनमें चार्ज स्टोर होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनको देखो, बैटरी में भी ये होता है। अब मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की बात है, जिनमें बैटरी लगती है उनकी बात हो रही है। जिनमें बिजली से एट ए टाइम चलते हैं, बाद में स्टोर नहीं करते हैं, वो तो टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका पीसी है। ये चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप बिजली होगी तो ही चलेगा। ठीक है, तो ये स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज टू रिचार्ज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बात ऐसे लिखोगे आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिचार्ज करने के लिए, दोबारा चार्ज करने के लिए। जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन वगैरह, जो भी आपके आईपैड्स होते हैं, ये गैजेट्स होते हैं, जो गैजेट बोलते हैं, क्या बताए, और सादे में उसको क्या बोलते हैं, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया। किसको सर, टैबलेट। पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या करता है, रन करता है किसी भी चीज़ को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी रन कर देती है किसी चीज़ को। पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू रन इलेक्ट्रॉनिक टूल, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टूल को, अब इलेक्ट्रॉनिक टूल आपका कंप्यूटर है, टीवी है, ये इलेक्ट्रॉनिक टूल है। ठीक है, इनको ये रन करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये इतना ही है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये टॉपिक आ गया। ठीक है, मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है तुमसे, शीते। चल जी, क्या सर गाने लग जाते हो भाई, तुम लोग थोड़े से बोरिंग बच्चे हो ना, फिर बोर हो जाते हो। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि इनको कुछ न कुछ फनी चाहिए होता है, डिस्को चाहिए होता है, वो डिस्को करना पड़ता है कभी कभी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। हमारा कोई मकसद नहीं है हम यहाँ पे कोई जोकर बने बैठे। आजकल के बच्चे जोक ही तो चाहते हैं। हाँ, अच्छा सर, लिख ले। क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर है शायद, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, ये दो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी पिछले वाले से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होती है जो बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ जिसे कहते हैं,
वो प्रोवाइड करता है या सप्लाई करता है किसके लिए, सर्किट के लिए। अब सर्किट के अंदर आप बैटरी कहीं लगा लेते हो या सेल लगा लेते हो, तो वो बैटरी सेल क्या करता है, कुछ ना कुछ एनर्जी दे देता है सर्किट को। यहाँ बल्ब लगाए मान ले प्लस माइनस, तो ये यहाँ से करंट जाएगा इस तरह, तो एनर्जी सप्लाई करता है या वर्क, एनर्जी सप्लाई बोलेंगे, सप्लाई मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन ये है, एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ या वर्क डन। देखो एनर्जी सप्लाई ऐसी नहीं होती है, अब फिर से वो सेल के अंदर जाना पड़ेगा। अरे 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 हम तो मिली आपसे खुशियाँ, खुशियाँ नसीब से फिर आप तो है। देख लो देख लो देख लो, यहाँ बल्ब लगाया हुआ है। ये सेल असल में इस तरह बनाते हैं, लेकिन होता है इस तरह। मैंने पॉजिटिव टर्मिनल पहले यहाँ बनाया था, अब यहाँ बनाया, कोई मसला नहीं, बना सकते। अब होता क्या है कि मैंने फिर इसी तरह कहा था यहाँ वाली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन भी उधर जाना चाह रहा है, तो इसके लिए नहीं जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन फिर कैसे जाता है, ये बात आती ना। अब मैंने तो कहा था इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, ये बात मैंने यहाँ पे लाके ख़त्म कर दी थी। अब इस बात को फिर से छेड़ लेते हैं, आ जाओ, कुछ तो फ़ायदा हो। अब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाने के लिए कोई वर्क डन करे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कोई बाहर से, जैसे देखे मार्कर हाथ पे रखा हुआ है, अगर हाथ से ऊपर खुद तो नहीं जा सकता, छोड़ दूंगा तो नीचे खुद जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि नीचे फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है यार, ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की फील्ड होती है, वो इसको खींच लेती है, यानी ग्रेविटी होती है। तो हमें अगर इस मार्कर को या इस मार्कर को, रेड वाला नजर आता होगा, इस मार्कर को मैं ऊपर उठाना चाहता हूं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। देयर शुड बी अ वर्क डन। बेसिकली जो वर्क डन मैं कर रहा हूं ना, ये एनर्जी ही तो सप्लाई कर रहा हूं, इस मार्कर को मैं एनर्जी ही तो दे रहा हूं, उसकी बदौलत जो ऊपर उठ रहा है। तो एनर्जी सप्लाई टू अ मार्कर बोलूं या वर्क डन ऑन अ मार्कर बोलूं, एक ही बात तो हुई। हाँ हाँ हुई हो सर, हुई। मतलब एनर्जी सप्लाइड बाय मी टू द मार्कर, एनर्जी सप्लाइड जो मैं कर रहा हूं मार्कर के लिए, वो बेसिकली क्या है, वर्क डन ऑन अ मार्कर तो है। क्यों मैं वर्क डन या एनर्जी सप्लाई क्यों कर रहा हूं, टू ब्रिंग मार्कर फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। सेम यही चीज अगर मैं ऐसा करूंगा, यहां से यहां लेके जाऊंगा, तो इसका लेवल अप करूंगा, एक पोजीशन मेंटेन रख सकूंगा जब मैं इसको इधर लेके जाता हूं, तो इसकी अपनी एक पोजीशन बन जाएगी इन मार्कर्स के लिहाज से, और यह पोजीशन, इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती रहेगी। सेम यही चीज़ हम, बैटरी भी क्या करती है, वर्क डन करती है या एनर्जी देती है इसको, किसको, चार्ज को। तो इसको कहते हैं एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी बोल दूं या सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ बोलना यही बात हो, बैटरी को ही तो बोलते हैं। तो एनर्जी सप्लाई बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ या वर्क डन बाय अ बैटरी इन मेंटेन करेगी, क्योंकि बैटरी को इस तरह वर्क करते रहना पड़ेगा। अगर बैटरी यहां से यहां वर्क नहीं करेगी तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन सर्किट में नहीं घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन करंट कैसे बनाएगा। इलेक्ट्रॉन को करंट बनाना है, इलेक्ट्रॉन को करंट मेंटेन रखना है, इलेक्ट्रॉन को, बैटरी को करंट मेंटेन रखना है। बैटरी इसके अंदर करंट को जारी रखती है, तो बैटरी को करंट मेंटेन करना है भाई, इलेक्ट्रॉन मेंटेन नहीं। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, करंट होता है। उस करंट को मेंटेन करना है, किसने मेंटेन करवाना है, बोलो 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 बोलो। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन बेसिकली करंट है, इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट है, और करंट मेंटेन करने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा मतलब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू मेंटेन अ करंट इन सर्किट। भाई व्हाट इज दिस, ये सर्किट है ना, सर्किट है, सर्किट। ओहो डेफिनेशन तैयार हो गई, डेफिनेशन तैयार हो गई। सुनो, दिस इज द सर्किट, ये पूरा सर्किट है। इस सर्किट में करंट को अगर रखना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बैटरी को, किस लिए, ताकि मेंटेन रहे। क्या मेंटेन रहे, करंट मेंटेन रहे, कहां पे रहे, सर्किट में रहे। इन तीनों बातों को मिला लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन बन जाएगी। क्योंकि एनर्जी देते रहना पड़ेगा, वर्क करते रहना पड़ेगा, किस चीज को, बैटरी को।
बैटरी को वर्क करते रहना पड़ेगा, बैटरी को एनर्जी देते रहना पड़ेगा। बैटरी एनर्जी देती रहेगी, इलेक्ट्रॉन उधर जाता रहेगा और करंट बनता रहेगा और बैटरी भी खुश और बाहर वाला बल्ब भी खुश और एनर्जी सप्लाई होती रहेगी। और ये जो एनर्जी सप्लाई होती है बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे मैं कहता हूं यहां से मार्कर को इधर लेते जाऊंगा, इधर लेके जाता जाऊंगा तो मैं इधर वो एनर्जी प्रोवाइड करता जाऊंगा और मेरी एनर्जी जो है ना वर्क डन करने में लगती रहेगी। बैटरी इलेक्ट्रॉन को बेचती जाएगी, वर्क होता रहेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी तो बाहर बल्ब जलता रहेगा, बाहर बल्ब जलता बल्ब क्या रहेगा, पंखा है, कुछ भी है, रजिस्टर है, वो चलता रहेगा, बल्ब रोशन होता रहेगा, लाइट चमकती रहेगी। ठीक है, ओहो आ जाओ डेफिनेशन बता दो। डेफिनेशन सामने, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेन करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी सप्लाइड, क्या बकवास है सर। द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू मेंटेन, और बैटरी बोलो, बैटरी नहीं, सोर्स ऑफ ईएमएफ, बोलेंगे तो सेल भी आ सकता है ना, सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेन क्या, टू मेंटेन बोलो जी, टू मेंटेन करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट। सर बहुत उत्साहित, बहुत आप जो वो हो रहे हो। ठीक है, कुछ बात नहीं, थोड़ा इंटरटेन रखना पड़ता है, समझ भी आती रही सबक, पढ़ाई भी समझ आती रही और पढ़ते भी रहो, यही तो हमारा मोटिव है। देखो इसी को आप देखें, असल में जब जहाँ से जहाँ जाएगा एक पोटेंशियल होगा, एक लो पोटेंशियल, एक हाई पोटेंशियल। अब बाद में कहीं और घुमा रहा हूँ। ठीक है, असल में क्या होगा, यहाँ इसको लो पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, V प्लस V होता है, और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, -V पोटेंशियल है। जब इस पोटेंशियल के बीचों बीच जाएगा चार्ज तो उस वक्त उसके ऊपर वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। W का मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क होगा किसी चार्ज पे। तो पोटेंशियल में, किसी पोटेंशियल में से चार्ज जाए तो उस वक्त जो वर्क होगा वो वर्क ही तो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क ही तो एनर्जी होता है। तो हम कहेंगे जो पोटेंशियल में से जाएगा, जहाँ असल में पोटेंशियल होगा, एक हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। भाई माइनस वाला डंडा लो पोटेंशियल, प्लस वाला डंडा पॉजिटिव पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। तो इसको इधर ले आओ, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज से क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा। अब इलेक्ट्रिकल वर्क यहाँ पे हम वोल्ट्स का वो नहीं कर सकते, यहाँ पे हम पोटेंशियल के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वहाँ पे पोटेंशियल होता है। ये हमने पिछले वाले लेक्चर्स में बात की हुई है। तो हम यहाँ एक बात कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क इज बेसिकली एनर्जी E। तो वी क्यू इक्वल रहेगा किसके, E के इक्वल होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू वी क्यू, इक्वेशन 1। तो ये फार्मूला है, अगर आपको पोटेंशियल दे दे और चार्ज दे दे, एक चार्ज है 2 कूलम का है और इतना पोटेंशियल है, उसमें कितनी एनर्जी होगी, अगर वो बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाता है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा सर, ये फार्मूला पढ़ रखा है ना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हाँ सर पढ़ रखा है। तो यहाँ से क्यू किसकी इक्वल होगा, बोलो, क्यू इक्वल होगा, इसको इधर देंगे तो ये IT हो जाएगा ना, IT। हाँ मैथ तो आती इतनी, तो यहाँ पुट कर ले क्यू की जगह, इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 एम्प्लाइज तो दिस E विल बी इक्वल टू वी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, IT, तो E इक्वल टू VIT। बिल्कुल सही। दिस विल बी द अगेन नेक्स्ट फार्मूला। इस फार्मूले से तो बहुत दफ़ा न्यूमेरिकल पूछते हैं कि एक बैटरी है जो इतना करंट दे रही है और उसमें पोटेंशियल इतना है, और इतने टाइम के लिए एक बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, उसमें करंट 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, मान लें 1 सेकंड के लिए कर रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी वो कंज्यूम कर रहा है, कितनी ले रहा है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल यहाँ से फेंक के देते हैं आप लोगों को, इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोगों को दे देते हैं पेपर्स में। खैर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कब करने वाले पता है, ये वो ख़त्म हो जाए, सिलेबस कवर कराएं। हमारी तो कोशिश होती है जल्दी से आपको सिलेबस कवर करा दिया जाए, लेकिन क्या करें, हालात के मारे हैं हम, हालात के मारे हैं हम। अब आप लोगों का प्यार ही हमें आगे लेके से जा सकता है। क्या सर आप खुद नहीं जाना चाहते हैं, जाने तो चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं। आ जाओ, V इक्वल टू क्या है, IR, V इक्वल टू IR, ओम लॉ कहता है V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे I लिख लो, V E इक्वल टू I की जगह V की जगह लिखेंगे IR, और पहले से I एक मौजूद है तो T मौजूद है, तो ये कुल मिला के I का स्क्वायर होगा RT हो जाएगा। ये एक और फार्मूला आपके पास आ गया, E इक्वल टू क्या है, I स्क्वायर। हाँ सर, ये इक्वेशन हो गई 3। अब ओम लॉ ले लो, ओम लॉ क्या है,
V इज इक्वल टू आई आर है ना, तो यहाँ से I किसकी इक्वल होगा, V बाई आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ले जाएं E इक्वल टू आई की जगह क्या लिखेंगे, V बाई आर, ओहो इसका स्क्वायर आर टी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला आएगा V स्क्वायर आर स्क्वायर, और एक आर इधर है एक टी इधर है, कट कट हो गया, E इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। ये फार्मूला भी लगता है। रेजिस्टेंस दे दें, ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखते हैं। और V पोटेंशियल है, टी टाइम दे दें, आप एनर्जी निकाल सकते हो। करंट दे दें, रेजिस्टेंस दे दें, टाइम दे दें, आप एनर्जी निकाल सकते हो। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स दे देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तंग क्या करेंगे, टाइम को मिनट में दे देगा, या पोटेंशियल को करंट को निकालने के लिए आपको कोई और रास्ता दे देगा, करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस दे दिया और पोटेंशियल देगा, और करंट तो आप निकाल ही ले लोगे। खैर क्वेश्चंस आप लोगों को आते भी होंगे यार, हम उस पर नहीं जाते हैं अभी। इलेक्ट्रिक पावर नेक्स्ट हमारा है, इलेक्ट्रिक पावर। जैसे ये बात की थी, तो कितनी तेजी से, पावर का मतलब क्या है, कितनी तेजी से कोई चीज काम हो रहा है, यही होता है ना इलेक्ट्रिक पावर। द रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू द सर्किट, रेट एट विच, या ये लिखते हो पावर इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। लिखो, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ सर्किट बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। द रेट का मतलब टाइम होता है, ठीक है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू द सर्किट। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू मेंटेन करंट इन द सर्किट, ये भी लिख सकते हो। द रेट एट विच, रेट तो टाइम है ना, इसलिए बोलेंगे कितने टाइम से, कितनी एनर्जी टाइम के हिसाब से सप्लाई हो रही है। जितनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई होगी तो उतना ज़्यादा पावर होगा उस बैटरी का, जितनी कम एनर्जी सप्लाई कर रही होगी उतना कम पावर होगा उस बैटरी का। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू मेंटेन करंट इन अ सर्किट, बहुत अच्छी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके बराबर था, वी क्यू, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई लिख लेते हैं, चलो ये लो ई लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टी। अब ई किसकी इक्वल होगा, वी क्यू, यहाँ से इस बात को ले लो, वी क्यू बाई टी। अब क्यू बाई टी क्या होता है, करंट होता है भाई, वी आई, ये लो एक पावर का ये फार्मूला भी होगा, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला ये इस्तेमाल होता है तब पोटेंशियल और करंट दे दें। अब ओमला ले लो, ओमला, आलू ले लो, आलू, वी पी इज इक्वल टू, वी की जगह क्या लिखेंगे, आई आर इंटू आई, तो आई से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर बनेगा ना, यस सर, आई स्क्वायर आर बनेगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 आगे बता दो सर। रौनकें खत्म हो गई है, मुफ्तें सब जा रही है। आई लिखो जी, V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई किसके बराबर होता है, V बाई आर होता है। होले 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 ले होले 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 प्यार होता रहता है, आजा आजा होले होले। वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर होगा भाई, यहाँ से आर आ जाएगा, कटुत हो जाएगा, कटुत का मतलब क्या, काटने को बोलते कटुत। ये हो गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूला है ना। जब पोटेंशियल दे दें और रेजिस्टेंस दे तो आप ये निकाल सकते हो। अब एक एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी किलोवाट आवर क्या होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। बस खत्म हो गया भाई, हो भाई चैप्टर खत्म हो गया। लड्डू ला लो लड्डू, मिठाई लाओ मिठाओ, चैप्टर खत्म हो गया। ये कुरान खत्म होता है ना रमज़ान में, तो बच्चे स्पेशली पूरी रमज़ान में तरावी नहीं पढ़ते, सिर्फ जा रहे होते हैं किस टाइम पे, कुरान पाक खत्म होता है उस वक्त, ठीक है। मिठाई बनेगी, मिठाई आएगी, इसलिए आ जाइए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमर्शियल यूनिट ऑफ किलोवाट आवर को समझते हैं, किलोवाट आवर। अब अक्सर ये पूछा गया है बोर्ड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बोर्ड में पूछते हैं किलोवाट आवर को डिफाइन करो, भाई किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। वाट देख के पावर समझ लेते हैं बच्चे, पावर की यूनिट होगी इलेक्ट्रिक पावर की, क्योंकि भाई वाट है तो पावर की यूनिट क्या होती है, वैसे मैंने बताया नहीं है। आय हाय हाय हाय, ये तो गुनाह कर दिया आपने। देखिए पावर की यूनिट यहाँ से आ जाओ, वाट होती है, इधर आ जाओ, सॉरी टू से भाई, जॉल डिवाइड बाई सेकेंड, जॉल पर सेकेंड, और इसी को वाट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वाट। अब डिफाइन करो 1 वाट। When 1 joule electrical energy is supplied in 1 second, then the power is said to be 1 watt. When 1 joule electrical energy is supplied in 1 second, then the power will be 1 watt. बस
किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। कैसे है सर? देखो पावर इक्वल होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। पावर की यूनिट क्या रखना चाहते हो? वाट। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जॉल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी है ना, तो जॉल ही तो यूनिट होगी। टाइम की यूनिट क्या रखना था? सेकंड। तो इसको इधर ले आओ तो वाट सेकंड, वाट सेकंड हो जाएगा ना भाई। एस लिखेंगे, एस फॉर सेकंड, एस फॉर सेकंड, तो ये जॉल आया। अब देखिए वाट पावर है, अब ये जॉल के बराबर आना है ना, वाट सेकंड। अब देखिए किलो लगाओ, किलो तो प्रीफिक्स है, किलो लगाने से वाट पे थोड़ी ना फर्क पड़ता है भाई। वाट हो या किलो वाट हो या मेगा वाट हो, कोई फर्क नहीं है भाई, वाट ही तो है पावर। और टाइम अगर सेकंड में हो, मिनट में हो, घंटे में हो, कोई फर्क नहीं होता। टाइम को मैं हार लिखता हूँ, हार। क्या सेकंड को हार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि हार भी सेकंड भी टाइम की यूनिट है और हार भी टाइम की यूनिट है। क्या वाट को किलो वाट है? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये भी टाइम पावर की ही यूनिट है। तो पावर और हार मिलके जॉल ही के तो बराबर होंगे। हाँ सर होंगे। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई ना, किलोवाट आवर। जैसे सर जॉल के बराबर आ रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो ये मैंने आपको ऐसे दिखाया। अगर वाट आवर इज द यूनिट ऑफ वट, ये भी पूछ सकते हैं वाट आवर इक्वल टू वट, जॉल के बराबर होगी। या वाट सेकंड किसके बराबर होगी? जॉल के बराबर होगी। अच्छा, जॉल के बराबर एक और चीज भी होती है, न्यूटन मीटर। वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस टाइम। तो ये न्यूटन होगा, ये मीटर होगा। न्यूटन मीटर भी होता है जॉल। ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इसके लिए चुकन्ना रहे। अब आ जाओ, एनर्जी सप्लाइड बाय। अब अगर देखो किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है, ये बात तो पक्की होगी। अगर कोई ऐसा अप्लायंस हो, अप्लायंस मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, जैसे ऐसा कोई बल्ब हो, ऐसे कोई मशीन हो जो 1 किलोवाट की हो। जैसे बल्ब आपके पास 6 वाट का होता है, 100 वाट का बल्ब होता है ना, वाट लिखा होता है भाई। वोल्टेज लैंप जैसे ट्यूबलाइट होता है उसके बाहर भी वाट लिखा होता है। मैं आपको दिखा भी दूं, है तो है तो है तो है तो है तो, है तो। रुनके प्रमोशन हो रहा है, देख कितना लिखा हुआ है? 40 वाट। ओए ये मैं ये बात 40 वाट है। लाइट एलईडी लाइट 40 वाट। तो मेरे भाई ये क्या है? ये क्या है? ये आपके पास कितना है पता है? ये वाट है। तो मतलब वाट पावर की यूनिट होती है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का होती है। अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, इलेक्ट्रिक डिवाइस कोई ट्यूबलाइट हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई इस्त्री हो सकती है। अगर कोई डिवाइस हो जो 1 किलोवाट की हो, 1000 वाट की हो, ये तो 40 वाट था ना, इस तरह 1000 वाट की कोई डिवाइस हो। 1000 वाट बोलने की बजाय हम थोड़ा किलोवाट बोल सकते हैं। अगर कोई 1 किलोवाट वाली डिवाइस हो और वो 1 घंटे में जितनी एनर्जी खाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 किलोवाट का हो और वो 1 घंटे में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाएगा, खाएगा मतलब कंज्यूम करेगा, तो उसे हम कहेंगे किलोवाट आवर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय अ 1 किलोवाट डिवाइस इन 1 आवर। लिखो, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय अ डिवाइस या अप्लायंस, अप्लायंस बोलते हैं ना, अप्लायंसेस है, बाय अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट आवर इन 1 आवर इज कॉल्ड किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर को कमर्शियल यूनिट है ऐसा बोला जाता है। अब ये प्रूफ भी मांगते हैं बार दफा। एक किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जॉल, ये प्रूफ करो बोलते हैं। तो या ऐसा प्रूफ करने का बोलते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। भाई मेगा के बराबर तो होगा 6। हाँ, ये प्रूफ कैसे करते हैं? आ जाओ, 1 किलो वाट आर है। देखो किलो की जगह क्या लिख सकते हैं? के है ना, के फॉर किलो, 10 की पावर 3 लिख दिया। हार की जगह क्या लिख सकते हैं? 3600। भाई हार की जगह 36 कैसे आ गया? देखो 1 घंटे है ना, तो 60 मिनट होते हैं। तो मिनट को भी सेकंड में लाओ, 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 घंटे में कितने आते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3600। तो क्या 1 घंटे की जगह 3600 सेकंड लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल आ जाएगा भाई, ये जॉल ही आएगा इधर, ठीक है। देखो इसको 10 की पावर में ले आओ तो 10 की पावर 3, और पावर देखिए 1 2 3 आगे आएगा 3.6 10 की पावर 3 जॉल। देखो अब बेस सेम है ना इनकी, 3.6 10 की पावर 3 प्लस 3 कितना आएगा? 3.6 10 की पावर 6 जॉल। भाई इसको 6 को क्या बोल सकते हो? मेगा बोल सकते हो ना, मेगा जॉल। तो क्लिक हो गया आपसे। तो ये पूछते हैं अक्सर, आपके बुक में शायद सामने नहीं दिया, शायद टिक बिट में दिया था, तो मुझे लगा ये पूछते रहे पहले साल। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आई है। तो जम के पढ़ाई करते रहो, लग के पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।